गरीब बहन वर्सेस अमीर भाई। ये कहानी है सागरपुर गांव में रहने वाले परिवार की, जिसमें भूपेंद्र और बिंदिया नाम के दो भाई बहन अपनी अंधी मां ममता के साथ रहते थे। पिता की मौत ने परिवार पर दुखों का बड़ा पहाड़ तोड़ा। ऐसे में 16 बरस की बिंदिया ईंट की भट्टी में मर्दों के बीच मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रही थी। एक सांझ, क्या बात है, मेरा भाई भूपेंद्र इतना हताश क्यों है? जब मैं बच्चों को बस्ता लिए स्कूल जाता देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने का बड़ा मन करता है। ये सुनकर बिंदिया बेहद भावुक होकर कहती है, भूपेंद्र, मैं कल ही तुम्हारा दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराऊंगी, फिर तुम मन लगाकर पढ़ना। चाहे मुझे दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके तुम्हें पढ़ाना पड़ा तो भी तुम्हारी ये बड़ी बहन पीछे नहीं हटेगी। बिंदिया ने सारी बचत को भाई की शिक्षा में लगा दिया। सालों के समय के साथ भूपेंद्र की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो गई। दीदी देखो, मैंने फर्स्ट क्लास से स्कूल की पढ़ाई समाप्त की है, मगर क्या? बोल मेरे भाई। मगर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। एडमिशन में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अरे पगले, तू इतनी चिंता क्यों करता है? तेरी दीदी है ना, तू शहर जाने के लिए सामान बांध ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह बिंदिया भट्टी के मालिक से कहती है, केवट काका, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मगर बिटिया, इतनी बड़ी रकम क्या जरूरत आन पड़ी है? भूपेंद्र की आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजना है। मैं अपने भाई के भावी भविष्य को उज्जवल होता देखना चाहती हूँ। बिटिया तू बड़ी भोली है। बिटिया, भगवान तो जैसी बहन सबको दे। गरीब बहन बिंदिया भाई का भविष्य बनाने के लिए केवट की कर्जदार होकर भूपेंद्र को शहर भेजती है। वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम उठाकर पैसे जोड़ती और महीने के महीने भाई को मनी ऑर्डर भेजती। आखिरकार उस गरीब बहन के बलबूते तकरीबन 3 साल बाद भूपेंद्र को शहर में सरकारी नौकरी मिल जाती है और भूपेंद्र की काया पलट ही हो जाती है। आज भूपेंद्र देर रात सरकारी दफ्तर से लौट रहा था, तभी सड़क पर खड़ी शिमोना गाड़ी रोकने का इशारा करती है। प्लीज स्टॉप द कार। मे आई हेल्प यू? यस, आई थिंक ओनली यू कैन। दरअसल मेरी कार बंद पड़ गई है, रात काफी हो गई है। वैसे मेरा घर पास में ही है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकती हैं। ओह थैंक यू। भूपेंद्र शिमोना को अपने घर ले आता। शिमोना भूपेंद्र का स्टेटस देखकर उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। वाओ, आपका बंगला तो बड़ा आलीशान है, शायद आप सरकारी मुलाजिम हैं। अरे वाह, सुंदरता के साथ साथ काफी शार्प माइंड है आपका। ये सुनकर दोनों ही स्तब्ध हो जाते हैं। शिमोना सामने से दोस्ती की पहल करती। समय के साथ दोस्ती प्यार में शुमार होकर उनके जीवन में दस्तक देती है। कुछ सप्ताह बाद भूपेंद्र शिमोना से डायमंड रिंग के साथ शादी की सोच साझा करता है। विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स, तुम जैसा रिच पर्सन मेरा पार्टनर बनेगा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। इधर भूपेंद्र शादी करके शिमोना के साथ सुनहरा जीवन जी रहा था, मगर वहाँ गरीब बहन राह निहार रही थी कि कब उसका अमीर भाई आकर उसे और उसकी अंधी माँ को संग ले जाएगा। आज भी बिंदिया देर रात दीवट पर बैठी रो रही थी। अरे बिंदिया, मेरी बेटी, तू रो रही है? नहीं तो माँ। बिंदिया, तेरी माँ अंधी है, बहरी नहीं। तेरी सिसकियाँ साफ तौर से सुन सकती हूँ। शायद शहर जाकर तेरा भाई अमीर होकर हमें भूल गया है। तू भी उसके आने की आस छोड़ दे। नहीं माँ, मेरा दिल कहता है कि भूपेंद्र बड़ा अफसर एक ना एक दिन जरूर आएगा। बिटिया, जब मैंने माँ होकर अपने कलेजे पर पत्थर धर लिया है तो तू उसे क्यों नहीं भुला सकती? माँ, भले ही तुम उसे भुला दो, मगर मेरा भाई इस गरीब बहन के दिल से कभी नहीं बिछड़ेगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीना साल भर में बदल जाता है। बिंदिया रोजाना आस लगाकर भाई का रास्ता निहारती। तभी एक सवेरे एक लंबी चौड़ी काली कार से कोट पैंट का पहनावा पहने भूपेंद्र और शिमोना बाहर निकलते हैं। ये देख बिंदिया की आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है और नंगे पांव दौड़कर उसके गले लग जाती है। मेरा भाई, तू लौट आया। पूरे 7 बरस बाद इस गरीब बहन को तेरी सूरत देखना नसीब हुआ है। अरे दूर हटिए, इतनी भी क्या होड़ हो रखी थी? गले पड़ गई लाख रुपए के लिबास की जात बदल कर रख दी। भूपेंद्र, कौन है ये बेकल बहन जी? इसके कपड़े तो देखो, इससे लाख गुना बेहतर कपड़े तो हमारे घर की बाई पहनती है। बदकिस्मती से ये मेरी बहन है, कहते भी शर्म आ रही है। भूपेंद्र की बोली बिंदिया के कलेजे को तीर की तरह भेदती है। तभी ममता कहती है, भूपेंद्र, शायद तू भूल रहा है कि जिस अमीरी बखान तू कर रहा है ये तेरी गरीब बहन के बदौलत ही है। अगर वह मेहनत ना करती तो तू यहाँ ना होता। माँ, इस अमीरी के मुकाम पर मैं अपनी बदौलत पहुँचा हूँ। बचपन से अब तक इन्होंने जितने पैसे मेरी पढ़ाई पर लगाए हैं उससे 4 गुना ज्यादा मेरी महीने की सैलरी है। माँ, कहो तो चेक दूं? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए भाई,
इस गरीब बहन को सुदामा समझकर ही भीतर चल मेरे भाई। सभी एक साथ अंदर आते हैं। सांझ को खा पी चुकने के बाद बिंदिया सभी का बिस्तर लगाती है। तभी भूपेंद्र नाक बहु सिकोड़ कर कहता है, ये क्या जीजी, मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं, मैं मखमल के बिछौने पर सोता हूँ। एक तो इस बहन जी ने खाने में हमें घास फूस खिलाया, ऊपर से जमीन पर सुलाएंगी। तुम देहाती लोग ऐसे करते हो खातिरदारी। भूपेंद्र तू अपना मन इतना मत बिगाड़, मैं अभी इस बिछौने को मखमल सा बना देती हूँ। बिंदिया अपने हिस्से का बिछौने से भूपेंद्र के लिए गद्देदार बिस्तर लगाती है, मगर खुद सर्द फर्श पर सारी रात ठिठुरती है। ऐसे ही समय बीत रहा है। उस सवेरे जब बिंदिया भट्टी की ओर बढ़ रही थी तो उसका गांव का बिगड़ैल बेपाक लाखन उसको छेड़ते हुए कहता है, अरे ओ मेरी रसमलाई, हाँ जरा रुको तो, इतना मटक मटक कर कहाँ चल दी सवेरे सवेरे सवारी। हाँ? एकाएक लाखन उसका हाथ पकड़ लेता है। लाखन मेरी कलाई छोड़। अरे मेरी रस भरी रानी, किसी को न किसी को तो तुम्हारी कलाई पकड़नी पड़ेगी। अरे उम्र ढलती जा रही है, जरा तो अपनी जवानी पर तरस खाओ। लाखन उसे जोर जबरदस्ती पर उतारू हो जाता है। तभी ऐन मौके पर भूपेंद्र वहां आकर बौखलाकर उसे खूब पीटता है कि केवट कहता है, कमीने, आज मैं तुझे इसी जमीन में गाड़ दूंगा। बस कर भूपेंद्र, ये भिड़ंत करके क्या साबित करना चाहता है तू? और कितने से भिड़ेगा अपनी बहन के लिए? अरे सयानी लड़की पत्थर की सिल के जैसी होती है। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो ब्याह हो चुका होता इसका, मगर इस गरीब बहन की गलती इतनी है कि इसने अपने भाई के भविष्य को संवारने में हर बोझ तकलीफ सही, और इसलिए गांव के गुंडे मुस्तंडे इसे अपनी जागीर बनाना चाहते हैं। केवट की कड़वी बातें भूपेंद्र के मन को इस कदर भेदती हैं कि उसका अभिमानी सर शर्म से झुक जाता है। दीदी मुझे माफ कर दो। अरे आपने तो इस भाई के लिए बड़ी बहन से बढ़कर किया, मगर मैं मंद बुद्धि आपकी जिम्मेदारी उठाने के बजाय आपको कितना कुछ सुनाया। मगर अब ये भाई अपनी बहन की शादी उतनी शानो शौकत से करेगा कि दुनिया देखेगी। भूपेंद्र अपने भरसक कोशिश से बहन के ब्याह के लिए सैकड़ों रिश्ते देखता है। अंत में वह अपने शहर में रहने वाले अपने सर्वप्रिय मित्र से उसकी शादी कर देता है और अंत में कहता है, जाओ दीदी, आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। सजना के घर जाकर अपने इस भाई को भूल मत जाना। विदाई की बेला पर बिंदिया अपने भाई के सीने से सटकर फूट फूट कर रोती है। अब दोनों भाई बहन एक समान रईस हो चुके थे। दोनों की जीवनी चांदी सोने के समान कट रही थी। सच है साथियों, अक्सर लोग रुतबा बदलने के बाद रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं, मगर याद रखिए, इंसान का सिर्फ स्टेटस ही सब कुछ नहीं। पारिवारिक प्यार की साझेदारी सर्वोपरि धन है। पैसा परिवार का मोल कभी नहीं चुका सकता। घेवर खाने वाली बहू से सास परेशान। रुबीना एक हलवाई वाली की बेटी थी जिसे घेवर खाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने हर त्योहार पर घेवर ही खाया करती थी। दूसरी मिठाई तो मानो उसे भाती ही नहीं थी। कुछ ही वक्त में रुबीना की शादी सुमित से हो जाती है। गृह प्रवेश के बाद अपने कमरे में आकर वो कहती है, आज इतना अच्छा दिन है, मेरी शादी हुई है और अभी तक मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ। सुमित जी, आपको तो पता है ना कि मुझे घेवर का कितना शौक है। प्लीज मुझे घेवर खिला दीजिए, वरना सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारे लिए घेवर मंगवाता हूँ। ये बोलते ही सुमित अपने दोस्त से रुबीना के लिए घेवर मंगवा लेता है, जिसे खाते हुए वो कहती है, हाय मेरे घेवर, उसके बिना तो लगता है जैसे मैं जी ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच सुमित जी, इसे खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम जितने चाव से खा रही हो मुझे तो पता चल चुका है कि तुम्हारा ये बहुत फेवरेट है। हाँ सुमित जी। अच्छा, अकेले अकेले ही खाती रहोगी या मुझे भी खिलाओगी? ओह माफ करना सुमित जी, लेकिन मैंने तो सारा घेवर खत्म ही कर दिया। बाप रे बाप, मैंने 2 घेवर मंगाए थे, वो भी इतने बड़े बड़े, और तुम अकेले ही खा गई। ओह हाँ सुमित जी। ये कहकर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन उठकर रुबीना अपनी सास के पैर छूती है। तभी सास माया कहती है, सौभाग्यवती बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो क्या बनाओगी? वो तो सरप्राइज है, आप बस खाने का वेट कीजिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ये कहते ही रुबीना रसोई में जाकर घेवर बनाने लगती है, जिसके बाद उसे काजू बादाम से सजाकर कहती है, वाह वाह वाह, आखिरकार मैंने ये घेवर बना ही लिया। इसे खिलाकर मैं माजी और सुमित का दिल जीत ही लूंगी। और काजू पिस्ता डाल देती हूँ। ये कहते ही रुबीना टेबल पर घेवर लगाकर रख देती है और दोनों से कहती है, मैंने पहली रसोई में घेवर बनाया है, जरा चक्कर बताइए कैसा बना है। सुमित जी,
आप भी खाइए ना। अरे वाह, तूने पहली बार में इतनी मेहनत वाली चीज बनाई है। इसका मतलब तू बहुत मेहनती है और घेवर देखकर लग रहा है कि तूने बहुत स्वादिष्ट बनाया है। अरे वाह बहू, सच में बहुत अच्छा बनाया है तूने। शुक्रिया माँ जी, और लीजिएगा और खाइए ना आप। आहा रुबीना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अरे ये घेवर बहुत अच्छा है। ऐसा घेवर मैंने पहले कभी नहीं खाया। देसी घी की खुशबू, वाह, क्या क्या आ रही है, वाह। थैंक यू सुमित जी। ये ले, आज तेरी पहली रसोई थी ना, तो ये तेरा शगुन है। आज से ये हार तेरा हो गया। अच्छा, तू भी बैठ, अब खा ले घेवर। माँ जी, इतनी से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बना कर लाती हूँ, तब तक आप दोनों ये वाला खा लीजिए। ठीक है बहू। ये कहते ही रुबीना रसोई में जाकर 7-8 घेवर बनाकर ले आती है और खाने लगती है। तभी माया उसे इतने सारे घेवर खाता हुआ देख कहती है, हाय हाय बहू, तू इतने सारे घेवर अकेले खा रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ जी, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं सारे खा रही हूँ। हाँ माँ, घेवर तो रुबीना के सबसे फेवरेट मिठाई है। अच्छा ठीक है बहू, खा ले। ये बोलकर माया चली जाती है। पर नई बहू का इस तरह से घेवर खाना तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब ये सब रोज होने वाला था। 2 दिन बाद रुबीना फिर से घेवर बना लेती है और नाश्ते में देती है। तभी माया कहती है, अरे बहू, ये क्या है? अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने घेवर बनाया था, आज फिर बना दिया। माँ जी, आपको पता है ना ये मेरे कितने फेवरेट हैं, और 2 दिन पहले ही तो बनाया था, इसलिए मैंने आज नाश्ते में दूसरा फ्लेवर वाला घेवर बनाया है। अब क्या बोलूं अपनी नई बहू से, अगर इसका खाने का मन है तो खाने देती हूँ। रुबीना, मैं घेवर खाकर पक गया हूँ, मुंह बहुत मीठा हो गया है, कुछ चटपटा खाना है। सुमित जी, अब आज वो सब तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि ये घेवर बनाकर मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं कल बना दूंगी आपके लिए। वक्त बीतता है। रुबीना बिना किसी झिझक के सुबह शाम घर में घेवर बनाती और खिलाती थी। इन चीजों से माँ बेटे दोनों परेशान हो चुके थे, इसलिए वो कभी कभी बाहर गोलगप्पे खा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन माया के दांत में दर्द होता है। तभी रुबीना उसके लिए घेवर बनाकर लाती है और कहती है, माँ जी, आज मैंने अपने हाथों से मलाई घेवर बनाया और इतना सारा पिस्ता डाला है, जरा आप खाकर देखिए ना। बहू, जब से तू शादी करके आई है, बस घेवर 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 ही बनाई जा रही है। अरे मेरे दांत भी दर्द होने लगे हैं, और मेरे बेटे का तो पता नहीं क्या हाल कर दिया तूने। घर का सारा राशन पानी तू घेवर बनाने में लगा देती है। इतना पसंद है तो बाहर से खा ले। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो कैसे बोलूं? महीने भर चलने वाली चीनी तू 3 दिन में खत्म कर देती है घेवर बनाकर, और जब से 3 सिलेंडर भी आ चुके हैं। क्या चाहती है तू? घेवर बनाती रहे और मैं कुछ ना बोलूं? अब से इस घर में घेवर बिल्कुल नहीं बनेगा, समझी? अरे आजकल की लड़कियों को जेवर का शौक होता है, पर तुझे तो घेवर का है। सॉरी माँ जी, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैंने अपनी जीभ का स्वाद लेते लेते आप दोनों का ख्याल ही नहीं किया। अब से मैं अलग अलग चीजें बनाऊंगी। ठीक है। शाम को खाने में मटर पुलाव दाल मखनी बनाती है, जिसे खाने के बाद उसकी सास कहती है, अरे वाह, तुझे ये सब भी बनाना आता है? माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं सारा खाना बना लेती हूँ। तू क्यों बैठी है? खाना खा ले तू भी। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मेरा ये खाने का मन बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बस घेवर खाना है। माँ जी, मैं उनके साथ ही खा लूंगी। रुबीना कमरे में जाकर चक्कर काटते हुए कहती है, क्या करूं? बहुत भूख लग रही है और घेवर के बिना मैं रह नहीं सकती। मुझे अभी भी घेवर का ही ख्याल आ रहा है। अगर मैंने नहीं खाया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मिठाई वाली दुकान से घेवर ऑर्डर कर लेती हूँ, कुछ और तो मैं खा ही नहीं सकती। ये बोलते ही रुबीना दुकान से घेवर ऑर्डर कर लेती है और अपने रूम की खिड़की से घेवर लेकर बैठ जाती है और वो खाने लगती है। अब ये सिर्फ दिन का किस्सा नहीं था। रुबीना रोज रोज घर वालों से छुपकर 2-4 घेवर मंगाती और खाती। इस बीच वो अब बहुत मोटी हो चुकी थी, लेकिन घेवर खाना बिल्कुल नहीं छोड़ती है। एक दिन माया आवाज लगाते लगाते बहू के कमरे तक आ जाती है, जहाँ वो घेवर बैठकर खा रही थी। ये देखकर माया तिलमिला जाती है और कहती है, बहू, ये क्या है?
मैंने तुझे घेवर खाने से मना किया था, फिर भी तू खाने लग गई। तभी मैं सोचूं दिन पर दिन तू मोटी कैसे होती जा रही है। तेरे घेवर के डिब्बे बाहर से जो आ रहे थे, मेरे सामने तो तू खाना खाती नहीं थी। आए, एक चीज को इतना भी नहीं खाना चाहिए कि वो तुम पर इस कदर असर करे। तो माँ जी मैं क्या करूं? घेवर खाना तो नहीं छोड़ सकती। कोशिश की मैंने, लेकिन बगैर घेवर खाए मैं नहीं रह सकती। इसीलिए मैंने छुप छुप कर खाना शुरू कर दिया। आप मुझे कितना भी रोक लो, मैं तो खाऊंगी घेवर। ये देखिए। ये कहते ही रुबीना पास रखे हुए घेवर एक के बाद एक खाने लगती है, जिससे उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होता है। माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। लो, हो गया नुकसान। मना कर रही थी, फिर भी मेरी किसको सुननी है। अब हो गया ना उसी घेवर से दर्द। मुझे जल्दी हॉस्पिटल तुझे लेके जाना होगा। बहुत दर्द हो रहा है माँ जी। कुछ ही देर में माया अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करने की कुछ देर बाद कहता है, देखिए, हद से ज्यादा घेवर खाने से ये डायबिटीज का शिकार हो चुकी है और मोटापे की वजह से इनमें अंदर ही अंदर कमजोरी आ गई है। अगर अब ये और मीठा खाती तो इनकी जान भी जा सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं खाएगी ये। सुन लिया ना बहू तूने, अगर मन कर रहा है तो बता दे, घेवर ले आऊं तेरे लिए। नहीं नहीं माँ जी, आज के बाद मैं कभी नहीं खाऊंगी घेवर। घेवर तो क्या, मैं कोई और मिठाई भी नहीं खाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई। इस तरह रुबीना को अकल आ जाती है और वो हमेशा के लिए घेवर खाना छोड़ देती है। बेशर्म चुड़ैल। लगावे लो जब लिपस्टिक, लगावे लो जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागे लो, जिला टॉप लागे लो। बिरजू देर रात साइकिल पर सवार होकर सुनसान सड़क से अपने गांव मखनापुर की ओर अग्रसर हो रहा था। आसपास के सभी गांव गहरी नींद के आगोश में थे। सर्द लहरें रात के माहौल को खौफनाक मंजर की आकृति दे रही हैं कि अचानक उसकी निगाह रास्ते के बीचों बीच खड़ी एक युवती पर पड़ती है, जिसका शारीरिक ढांचा एक अप्सरा के समान सुंदर और आकर्षक था। अरे पतरी कमरिया, तिरछी नजरिया, कौन है आखिर ये बिजुरिया? लहराते लंबे केश से कायल करत है ससुरी। बिरजू उस युवती के रूप में मंत्रमुग्ध होकर उसके पास आ पहुंचता है, जहां दोनों की निगाहें आपस में टकराती हैं। वह युवती कहती है, बाहों में चलिया हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। अरे ओ अप्सरा, इतनी देर रात इस सुनसान सड़क पर का करत हो? और क्या, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मेरे प्यारे प्रियतम। क्या बात है मंचली, लागत है तुमरे हमरे जज्बात एक से हैं। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है? देखो, मौका भी है और दस्तूर भी। ये कहकर युवती जंगल के भीतर बढ़ने लगती है। पूरे जंगल में उसके पायल की छनकर गूंज उठती है, जिसके साथ पंछियों का बसेरा सुगबुगाता देख वह कहती है, आकाश के परिंदों, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। अरे ओ मंचली, उरी कितना भगाओगी? अरे ऐसन तो सारी रात काली हो जाएगी। वह युवती बरगद के पेड़ के ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। जैसे ही बिरजू उसे पलटता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि दरअसल वह युवती एक चुड़ैल थी। अरे दादा, ये का भला है बे? ये अप्सरा चुड़ैल में कैसे तब्दील हो गई? क्या हुआ प्रियतम, तुम्हें मेरा ये अक्ष पसंद नहीं पड़ा? साला हम इस ससुरी के संग ब्याहरा चाय के सपना सजोवत रहे। अरे जोने के हम मेहरिया बनावल चाहत हूँ, यू हमार मौत के स्वयंवर रचावत चाहत है। अरे भाग बिरजुआ, अरे भाग। ये कहकर बिरजू तेज गति से उठकर भागने लगता है। तभी चुड़ैल पेड़ों पर कूदती फंदती हवा को चीरती हुई उसका पीछा करती हुई कहती है, मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा? चुड़ैल उसको आगे से आकर घेर लेती है और कहती है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। क्यों मेरे सपनों के साजन अपनी सजनी पर इतना सितम क्यों कर रहे हो? देखो समा कितना सुहाना है, तुम हो कि मुझसे दूरी साध रहे हो। अरे बेशरम बेहया चुड़ैल, तू हमरे संग धोखाधड़ी की है। अरे चलावा करना तो मुझ चुड़ैल की सबसे हसीन अदा है। अब जल्दी से मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। बेशरम चुड़ैल, दूर हट मुझसे।
शायद तुझे पता नहीं कि मैं बेशर्म चुड़ैल के साथ साथ बुरी चुड़ैल भी हूँ। गुस्से से तिलमिलाई चुड़ैल बिरजू का सर धड़ से अलग कर देती है। उसका सारा खून पीकर कहती है, ये मानव एकदम मूर्ख निकला। ये कहानी है मखना गांव की, जहां के जंगल में बड़ी ही बेशर्म किस्म की एक चुड़ैल का बसेरा था। वह अपनी शक्तियों से हर एक रात जवान सुंदर युवती का भेष धरकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाया करती। बदकिस्मती से जो कोई भी शख्स उस चुड़ैल से संबंध बनाता, उसकी सांसें चली जाती हैं। अरे उस बेशर्म चुड़ैल ने कितनी बुरी मौत मारा है बेचारे बिरजू को। ये देखकर तो खौफ के मारे मेरे रोए सिहर रहे हैं। जाने वो मर जानी कमबख्त चुड़ैल हमारे गांव के मर्दों को ही क्यों मौत दे रही है। जैसा कि हम सभी उस बेशर्म बेबाक चुड़ैल के काले करतूतों से भली भांति वाकिफ हैं। वो हर एक रात मेनका अप्सरा जैसी सुंदरियों का भेष धरकर मर्दों को अपने पास बुलाती है। इसके बाद सभी अपने घरों की ओर अग्रसर होते हैं और पूरा गांव अंधेरे से मांद जाता है। जबकि बाद चुड़ैल जंगल से बाहर आती है। एक बार फिर मखना गांव में काली रात आई है, साथ ही मुझ चुड़ैल के लिए सुनहरा सौगात लाई है। कौन बनेगा मेरा शिकार? एकाएक चुड़ैल की तेज निगाह कोसों दूर से आ रहे शंकर पर पड़ती है। कमला ने सुझाया था कि सवेरे चले जाओ, मगर हम ही देहात देर दोपहर को निकले। सोचे रहे कि सांझ तक लौट आई, मगर देर रात हुई गई। बस भगवान उ बेशरम चुड़ैल से बचा लेना। शंकर अभी ये बोल ही रहा था कि चुड़ैल एक बला बनकर उसके सामने आती है। जो आएगा मेरे पास वो बन जाएगा मेरा खास। का बला है भी, सुंदरी के रूप में मक्खन मलाई की छलकती गगरी जैसी है ससुरी। चल शंकर, इस सुंदरी के शिकार करने का सुनहरा अवसर हाथ से जाने न दे। सरपंच की सुझाई बातों को बिसार कर शंकर चुड़ैल की चाल में फंसकर उसके पीछे जंगल में बढ़ने लगता है। आओ आओ प्रियतम, मेरे पास आओ। एकाएक शंकर की निगाह चुड़ैल के पैरों पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसके पांव सनसना कर वहीं थम जाते हैं। उल्टे पैर तो चुड़ैल के होते हैं। अरे ससुरा, तभी तो ये बेशरम चुड़ैल का बोलबाला एकदम विदेशन गौरियन के जैसी है। आओ प्रियतम और मेरी बाहों में समा जाओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से से तिलमिलाकर जैसे ही पांव पटकती हुई अप्सरा का अक्ष भयानक खूंखार चुड़ैल में बदल जाती है। तुम इंसानी कीड़े मकोड़ों की समस्या है। चुपचाप से इस जंगल में मेरे साथ मंगल कर, वरना आज इस जंगल में दंगल होगा। अरे बेशरम बेहया भूतनी, कुछ तो भूतनियत रख। ये सही है, तुम करो तो रास लीला और मैं करूँ तो कैरेक्टर डीला। तूने कदर मेरी नहीं जानी, अब तेरा भी वही अश्र होगा जो बाकियों का हुआ। चुड़ैल अपने लंबे पैनी नाखून से शंकर का पेट फाड़कर उसका रक्त पान करती है। प्यार की भूख नहीं मिटी तो क्या हुआ, पेट की भूख तो शांत हुई। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीने में ढलते जा रहे थे। चुड़ैल अक्सर अपने हुस्न से सड़क पर आते जाते मर्दों को रीझ कर उन्हें मौत दिया करती। दो दोस्त देर रात कार में सवार होकर आ रहे थे। अरे वाह, लगता है आज शहर से शिकार आया है। आज गांव की गोरी बनने से काम नहीं चलेगा। चुड़ैल शातिर मुस्कान देते हुए शहरी पहनावा पहनकर सड़क के बीचों बीच आ खड़ी होती है। ए तन्मय, अरे सामने देख, आइटम बम लगत है, लिफ्ट की राह में खड़ी है। दोनों कार रोककर कहते हैं, ए ब्यूटी बेबो, लिफ्ट? नो, मैं यहाँ लिफ्ट का नहीं, अपने लकी बॉय का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो हमें का खामी है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। चुड़ैल उन्हें मोह जाल में फंसाकर जंगल के अंदर लाती है। यार तन्मय, कहीं हम लकी बॉय की बजाय बकलोल न बन जाए। और कितना दूर चलना है यार? बस नदी तक। चुड़ैल नदी के पास आकर नाच गाकर दोनों लड़कों को रिझाने लगती है। आई वाना तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मेरे जानिया। चुड़ैल के एक इशारे पर पूरा जंगल रोशनी से जगमग हो जाता है, जिसे देख दोनों दोस्त बहुत चक्के रह जाते हैं। अरे ये कैसे किया तुमने? एकाएक चुड़ैल अपने असली अक्ष में आकर कहती है, ऐसे। यार आयाश, ये तो चुड़ैल है, भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों भागने के लिए बढ़ते हैं, चुड़ैल उन्हें जमीन पर पटकते हुए कहती है, देखो, चुपचाप मेरे मन की मनसा पूरी कर दो। मुझे बाबू सोना की चोचलेबाजी नहीं आती, मगर जादू टोना में मुझे महारत हासिल है। ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को अपने मोहिनी अस्त्र के असर से मंत्रमुग्ध करके उनके संग संबंध स्थापित करती है, जिसके साथ दोनों की सांस सदा के लिए रुक जाती है। अगली सुबह, सरपंच जी, मौत का ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है। पहले बिरजू, फिर शंकर, फिर आते जाते राहगीर। उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं हो सकता। कल रात मैं पुरोहित जी के पास गया था। उन्होंने कहा कि इस जंगल के हर एक छोर को इस कलावे अक्षर से बांधना होगा, जिससे वो बेशरम चुड़ैल सदा के लिए बंधक में बंध जाएगी।
सभी साथ मिलकर जंगल की सीमा को बांध देते हैं, जिसके कुछ दिनों तक चुड़ैल की चाल थम जाती है। मगर एक रात पियक्कड़ युवक उस जंगल में जैसे जाता है वैसे ही बंधन टूटते और चुड़ैल आजाद होती है। ओम पो, ले भैया हो गई मेरिया, अब मुझे दुर्राटे काटने से कोई नहीं रोक सकता। उस दिन से आज तक उस बेशर्म चुड़ैल ने कई पुरुषों को अपने हवस का शिकार बनाया। एक सास की 5 जादुई गरीब बहुएं। एक घर में 5 बहुओं की शादी के बाद पहली रसोई होती है। उन 5 की सास उनसे कहती है, अरे बहुओं, जाओ अपने पतियों से उनके मनपसंद की चीज पूछ लो और अपनी पहली रसोई में उनके ही पसंद का बनाना। सभी अपनी सास कलावती की बात मानकर अपने पतियों से उनके मनपसंद की चीज पूछकर रसोई में पहुंच जाती हैं। क्या आज भी हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे? जब हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं तो हमें डरने की क्या बात है? हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए। चलो तो फिर देरी किस बात की? लेकिन इस तरह रस्म के बीच जादू का इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। क्या पता किसी को हमारे हाथ का खाना अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए आज हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो करना ही होगा। वो 5 अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और उनसे अच्छे अच्छे पकवान बनाकर सामने प्रकट कर देती हैं। रूपा के हाथों में खीर की कटोरी होती है तो ममता के पास मोतीचूर के लड्डू, वहीं उमा के पास रसमलाई और चंदा के पास गाजर का हलवा और सिमरन के हाथों में काजू कतली होती है, जो कि वो अपने जादू के कमाल से बनाती है। जिसके बाद वो तुरंत ये सब अपने पतियों को खिलाने के लिए लेकर आती है। अरे वाह, क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर तो मैंने पहली बार खाई है। अरे तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कितने स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू मैंने पहले कभी नहीं खाए। क्या बात है, ये रसमलाई तो अभी तक की सबसे स्वादिष्ट रसमलाई है। तुमने तो गाजर का हलवा बहुत स्वादिष्ट बनाया है। ये देखो, सबसे स्वादिष्ट तो ये काजू कतली लग रही है। कहाँ से सीखा है तुम 5 ने खाना बनाना? ये सुनते ही वो चुप हंसने लग जाती है और एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। तभी उनकी सास कहती है, अरे मेरी 5 बहुओं के हाथों में तो जादू है जादू, तभी तो इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है। अपनी सास के मुंह से ये सुनते ही वो 5 घबरा जाती हैं और घबराहट में उमा कहती है, लेकिन माँ जी, आपको ये सब कैसे पता? अरे तुम्हारी सास ने ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। उन 5 को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस जादू के बारे में उनकी सास को कैसे पता चला। चलिए आगे देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कलावती की 5 बहुएं जादुई बहुएं कैसे बनी। बच्चों, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब हो गई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ, आप चिंता मत करो, हमें भूख नहीं लगी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब ज्यादा मत बोलो। बच्चों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक समय था कि हम लोग बहुत अमीर थे और उस वक्त मैंने अन्न की बिल्कुल कदर नहीं की। आज उसी का फल मुझे मिल रहा है। अरे माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये तो वक्त वक्त की बात है और अभी हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा। तभी चंदा अपनी माँ उर्मिला के लिए खाना लेकर आती है और उनसे कहती है, माँ, आप खाना खा लीजिए, आपको अभी दवाई भी खानी है। खुद भूखी रहकर मेरे लिए खाना बनाकर लाए हो। बच्चों, एक समाधान है। मैंने जो पाप किए उसके लिए अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तुम 5 मिलकर अन्नपूर्णा देवी की पूजा करना शुरू करो ताकि देवी हमारे ऊपर मेहर करे। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम 5 मिलकर अन्नपूर्णा माता की पूजा जरूर करेंगे। उर्मिला की 5 बेटियां अन्नपूर्णा माता की पूजा शुरू कर देती हैं। उन्हें पूजा करते करते कई समय हो जाता है, लेकिन फिर भी उनके घर में अन्न की पूर्ति नहीं हो पाती और वो भूखे प्यासे होकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तभी एक दिन रात के समय वो 5 देवी माँ की पूजा करके अपने घर जा रही होती हैं कि तभी अचानक से देवी माँ उनके सामने प्रकट होती हैं और उनसे कहती हैं, तुम 5 ने मेरा दिल खुश कर दिया, मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? देवी माँ, हमारे माता पिता की गलती के लिए उन्हें क्षमा कीजिए, बस हमें इतना ही चाहिए। बस इतनी सी बात? ऐसा कहकर अन्नपूर्णा देवी उनके माता पिता को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उन 5 से कहती है, तुम 5 ने अपने माता पिता की गलती के लिए खुद मेरी पूजा की। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक वरदान देती हूँ। आज के बाद तुम 5 के हाथों में जादुई शक्ति होगी, जिसकी मदद से तुम कुछ भी कर सकती हो। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो 5 संकोच में रह जाती हैं। मुझे तो विश्वास नहीं होता, देवी माँ ने हमें वरदान दिया है। चलो देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तभी सिमरन अपने जादुई हाथों से शानदार गुलाब के फूल प्रकट करती है। उमा जादू से कई तरीके के पकवान प्रकट करती है। ममता अपने जादुई हाथों से बगीचे में कई प्रकार के फल लगा देती है। रूपा अपनी जादुई शक्तियों से अपने पूरे घर को ठीक कर देती है। वहीं चंदा अपने हाथों से खूब सारा सोना, पैसे, हीरे जवाहरात प्रकट करती है।
अपने हाथों का जादू देखकर वो पांचों बहुत खुश होती हैं। मुझे तो अपनी शक्तियों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था कि हमारी भक्ति का फल हमेशा अच्छा मिलेगा। चलो अब माँ के पास चलते हैं। वो पांच मिलकर उर्मिला की तबीयत को भी ठीक कर देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे उनकी जादुई शक्तियों की मदद से उनकी गरीबी दूर हो जाती है। और एक दिन उर्मिला एक ही घर के 5 बेटों से अपनी 5 बहुओं की शादी करवाकर उन्हें भेज देती है, जिसके बाद वो पांचों अपनी पहली रसोई पर भी जादू से खाना बनाती हैं और धीरे धीरे घर के सभी काम भी जादू से करती हैं। एक दिन उनकी सास कलावती बैठी हुई सोचती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये 5 हर काम को सेकंड में कैसे खत्म कर लेती है? इन्हें जरा भी वक्त नहीं लगता। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। कलावती छुपकर अपनी 5 बहुओं को काम करते हुए देखती है, जिसके बाद उसे दिखाई देता है उमा अपनी जादुई शक्तियों से घर के चारों तरफ डस्टिंग कर रही होती है। चंदा अपनी जादुई शक्तियों से खाना बना रही होती है। ममता अपनी जादुई शक्तियों से अपने कमरे की ऊंची दीवारों पर तस्वीरें लगा रही होती है। वहीं सिमरन अपनी शक्तियों से अपने और अपनी बहनों के लिए कपड़े सिल रही होती है। जादू देखकर कलावती अचंभित रह जाती है। अरे ये क्या, मेरी 5 बहुएं जादुई बहुएं हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ये हर काम जादू से कैसे कर सकती हैं? उसे कुछ समझ नहीं आता और वो अपने कमरे में आकर सिर दर्द की दवाई खाकर सो जाती है। ऐसे ही कई बार कलावती छुप छुप कर अपनी बहू को उनकी जादुई शक्तियों के द्वारा काम करते हुए देख लेती है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आखिर मेरी बहुओं को जादू कहाँ से आया? लेकिन मुझे इस बात का पता तो लगाना ही होगा कि आखिर इनके पास ये जादू आया कहाँ से, और उसके लिए मुझे इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। अगले दिन सुबह के वक्त उन पांचों के पति सो रहे होते हैं और वो पांचों रसोई में पहुंचकर नाश्ते की तैयारी करने लगती हैं। तभी कलावती उन्हें रसोई के दरवाजे से झांककर देख रही होती है, जहां उसकी बहू चंदा अपने जादू से मक्खन और ब्रेड प्रकट करती है। वहीं ममता जूस प्रकट करती है। रूपा अपने जादू से लंच बना देती है। सिमरन अपने जादू से फ्रूट्स कट कर देती है और उमा अपने जादू से सबके लिए ऑमलेट बना देती है। तभी रसोई में कलावती आकर उससे कहती है, आज तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। अब मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास ये जादू कहाँ से आया और तुम पांचों जादू कैसे कर सकती हो। अपनी सास को सामने देखकर वो पांचों घबरा जाती हैं, जिसके बाद वो पांचों एक एक करके अपनी सास को अपने इस जादू के बारे में बताती हैं, जिसे सुनने के बाद कलावती कहती है, अरे बहुओं, तुमने अभी तक मुझसे ये बात क्यों छुपाई? अरे ये तो सौभाग्य वाली बात है कि तुम्हें अन्नपूर्णा देवी ने वरदान दिया है। तभी वहाँ अन्नपूर्णा देवी प्रकट होती हैं और कहती हैं, तुम पांचों बहुत अच्छी हो। तुमने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, इसलिए आज से ये शक्तियाँ हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेंगी और ये जादुई शक्तियाँ तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेंगी। ऐसा कहकर देवी वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद वो पांचों अब बिना डरे अपनी शक्तियों का उपयोग करती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। भूतिया डोली और अर्थी का मिलन। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं होता। रात के सन्नाटे में ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। आसमान में भी चारों तरफ काले बादल घिरे होते हैं। ऐसी काली रात में एक भूतिया डोली गांव से निकलकर जा रही होती है, जिसमें एक बहुत भयानक चुड़ैल बैठी होती है। वह डोली में बैठी हुई एक गाना गाती है, मेरी किस्मत में तो नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करती हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करती थी, मैं तुझसे अब भी प्यार करती हूँ। चुड़ैल गाना गाकर अपने प्रेमी को याद करने लगती है। जैसे ही चुड़ैल की भूतिया डोली गांव की पुलिया के पास आकर रुकती है, पुलिया के एक किनारे चुड़ैल की डोली होती है तो दूसरी तरफ पुलिया के किनारे एक अर्थी खड़ी होती है। उस अर्थी के ऊपर एक लड़का मरा हुआ लेटा होता है, जिसके अंदर से आत्मा निकलती है और वह एक गाना गाने लगती है, किस्मत से हमें आप हमदम मिल गए, जैसे कि दुआ को अल्फाज मिल गए, सोचा नहीं वो हासिल हो गए, चाहूँ और क्या कि खुदा दे अब मुझे। भूत के गाने को सुनते ही चुड़ैल अपनी डोली से निकलकर बाहर खड़ी होती है और पुलिया के दूसरे किनारे पर उस अर्थी से निकले भूत की आत्मा को देखकर रोने लगती है। जिसके बाद चुड़ैल रोते हुए कहती है, प्रियतम, क्या ये सच में तुम हो? हाँ प्रियतम, ये मैं ही हूँ, तुम्हारा आशिक। देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता, क्या इस दुनिया में ऐसा अजूबा भी हो सकता है? जब मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ हो सकता है। पुलिया के एक किनारे से चुड़ैल चलकर आ रही होती है तो दूसरे किनारे से भूत चलकर आ रहा होता है। देखते ही देखते दोनों पुलिया के बीचों बीच खड़े होकर मिलते हैं और एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसके बाद दोनों ही रोने लगते हैं। इस दुनिया वालों ने हम दोनों को मिलने नहीं दिया,
लेकिन ऊपर वाले का रहम देखो, हम दोनों मरने के बाद भी मिले हैं। हाँ, भगवान ने हमें मिला दिया। अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे और ये दुनिया हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। एक तरफ से किनारे से भूतिया डोली में से चुड़ैल निकल कर आती है तो दूसरी तरफ एक अर्थी से एक लड़के की आत्मा। आखिर उन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वह दोनों मरने के बाद मिले। चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रतापगढ़ के गांव में एक भानु प्रताप नाम का आदमी रहता था। भानु प्रताप राजा महाराजाओं की पीढ़ी से चलता आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे गांव में भानु प्रताप का अच्छा खासा दबदबा था। उसकी आवाज के आगे गांव के किसी भी आदमी की आवाज नहीं निकलती थी। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप की हवेली में मोहिनी नाम की नौकरानी खाना बनाने का काम करती थी। वह बहुत सुंदर थी और गांव के सभी लोगों की नजर उसके ऊपर थी, लेकिन भानु प्रताप उसे एक बेटी की तरह मानता था। वहीं दूसरी तरफ भानु प्रताप का सिर्फ इकलौता बेटा था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग आज ही अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। हेलो डैड, कैसे हो आप? काफी दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप आज भी पहले की ही तरह जवान हो। अरे बेटा, जब इस उम्र में अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूंगा तो समय से पहले ही बूढ़ा हो जाऊंगा। वैसे ये बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा और तुम 1 घंटा लेट कैसे आए हो? अरे डैड, मेरी फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। वैसे मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे लिए मेरी पसंद का कुछ बनवाया है या नहीं? मेरा बेटा विदेश से आए और मैं उसके लिए उसकी पसंद का खाना ना बनवाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? अरे मोहिनी, बेटा जरा खाने की टेबल पर खाना लगा दो। रसोई में से मोहिनी आवाज लगाती है, जी साहब, केवल 10 मिनट में खाने की टेबल तैयार हो जाएगी। अनुराग अपने डैड भानु प्रताप से बातें करते करते कुछ ही देर में खाने की टेबल पर पहुंच जाता है, जहां खाने की टेबल पर अनुराग के पसंद की सभी चीजें मौजूद होती हैं। वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है और खाना शुरू करता है। खाना खाते खाते वो कहता है, लाजवाब, इस खाने का स्वाद तो हाँ बिल्कुल अलग है। जिसने इसको बनाया है उसने मेरी पसंद की डिशेस को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। आहा, आखिर ये सब किसने बनाया है? तभी भानु प्रताप मोहिनी को बुलाता है। मोहिनी जैसे ही अनुराग के सामने आती है, अनुराग उसे अपनी निगाहें भरकर देखता रह जाता है। तभी उसके मुंह से कुछ निकलता है, क्या खूबसूरती है। क्या कहा बेटा? कुछ नहीं डैड, अब पता चला कि इस खाने के अंदर इतनी अलग बात क्यों है, क्योंकि इसे बनाने वाला ही सबसे हटके है। अनुराग को मोहिनी से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसके हाथों का बना हुआ खाना खाने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे अनुराग हमेशा मोहिनी के करीब आने की कोशिश करता, लेकिन मोहिनी उसे अपने करीब आने नहीं देती। एक दिन मोहिनी खाना बनाकर शाम के वक्त अपने घर की तरफ लौट रही होती है। उसी समय अनुराग उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वह जंगल तक पहुँच जाता है। जंगल में उसे कोई नहीं दिखता, जिसका फायदा उठाकर वह मोहिनी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जितने भी करीब आने की कोशिश करता हूँ तुम मुझसे दूर भागती हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? अनुराग की बात सुनकर मोहिनी परेशान हो जाती है और कहती है, छोटे ठाकुर जी, मैं आपको नापसंद करने वाली होती ही कौन हूँ? अरे आप तो ठाकुर साहब के बेटे हो, आपको नापसंद करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ, आपका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आपको कभी अपने करीब नहीं आने देती। अरे ये सब फालतू की बातें हैं। गरीब अमीर कुछ नहीं होता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? मोहिनी कई बार अनुराग को इनकार करती है, लेकिन अनुराग उसे मना लेता है। देखते ही देखते दोनों में बहुत गहरा प्यार हो जाता है। इस बात की खबर भानु प्रताप का चमचा उसे जाकर दे देता है। ठाकुर साहब, आपके घर खाना बनाने वाली लड़की आपके बेटे के ऊपर डोरे डाल रही है और आपको इस बात की कानो कान खबर भी नहीं है। क्या कहा? मोहिनी मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डाल रही है? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, उन्हें छुप छुप कर मिलते हुए। इस 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात कि ये मेरे बेटे अनुराग के ऊपर डोरे डालेगी? इसे तो मैं जीने भी नहीं दूंगा। ये सुनते ही भानु प्रताप बहुत गुस्से में आ जाता है। एक तरफ भानु प्रताप मोहिनी को मारने के लिए बंदूक उठाकर घर से निकल जाता है, वहीं दूसरी तरफ अनुराग अपने पिता भानु प्रताप से छुपकर मोहिनी से शादी करने के लिए उसे डोली में बिठाकर मंदिर में ले जाता है। लेकिन तभी भानु प्रताप उनका रास्ता रोक लेता है और उनसे कहता है, मेरे जीते जी ये लड़की तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं मोहिनी के बिना नहीं जी सकता। नहीं, मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया। ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बनेगी। इतना कहते ही भानु प्रताप मोहिनी को डोली से बाहर निकालता है और उसको गोली मार देता है। मोहिनी वहीं मर जाती है, जिसके बाद भानु प्रताप अपने बेटे को जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या किया? पिताजी, दरवाजा खोलो। पिताजी, उसको तो तुमने मार दिया, अब मुझे भी मार दो। अनुराग दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं खोल पाता, जिसके बाद अनुराग कमरे में ही फांसी लगाकर मर जाता है।
अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु प्रताप अपने बेटे की लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे बेटा, ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहा था, लेकिन तुमने तो इतना बड़ा कदम उठा लिया। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। भानु प्रताप को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, जिसके बाद वह उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अर्थी लेकर शमशान घाट की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही वह शमशान घाट पहुंचने वाले होते हैं, उसी समय चुड़ैल मोहिनी की भूतिया डोली पहुंच जाती है, जिसके बाद वह सबसे पहले अनुराग के पिता भानु प्रताप को मारती है और साथ ही साथ अर्थी में मौजूद सभी लोगों को मार देती है, जिसके बाद चुड़ैल भूत के साथ वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।